हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डीएलएड 4th सेमेस्टर के मैथमेटिक्स के कोर्स को आगे बढ़ाएंगे और उसमें युगपत समीकरण का आज ये अगला पार्ट सीखेंगे। जिन लोगों ने अभी तक युगपत समीकरण के पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं वो पहले उन पार्ट्स को देख लें, जिसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरणों को हल करना सिखाया गया है। ठीक है, जिन लोगों को पहले से जानकारी है या पहले से आता है उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज हम लोग इन वर्ड प्रॉब्लम्स को सीखेंगे जिसमें कुछ लैंग्वेज में क्वेश्चंस लिखे होते हैं। पहले हम इक्वेशंस बनाते हैं और फिर उन समीकरणों को हल करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसमें पढ़ करके इन क्वेश्चंस को समीकरण कैसे बनेगा ये सीखेंगे और फिर उनको सरल करने की विधि तो मैंने आपको सिखाई दी है, फिर उनको सरल करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुंचाते रहिए। लगातार आप शेयर जरूर करिए वीडियोस को और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है 3 मेज और 5 कुर्सी का मूल्य 1000 रुपये है। ठीक है, 3 मेज हैं और 5 कुर्सी हैं, उसका मूल्य 1000। फिर आगे बोला गया 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970 रुपये है। तो एक मेज और एक कुर्सी का अलग अलग मूल्य ज्ञात कीजिए। जब ऐसे प्रश्न हो कि मेज कुर्सी खरीदा जा रहा हो या कुछ पेन पेंसिल वगैरह खरीदा जा रहा हो, उसमें एक पेन एक पेंसिल का मूल्य बताना हो, किताब कापी खरीदी जा रही हो, या मान लीजिए कहीं मार्केट में ऐसा हो कि 5 किलो आलू और 2 किलो प्याज खरीदा गया, फिर 1-1 किलो का रेट बताना हो। ऐसे जब इक्वेशंस होते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसमें एक एक चीज़ की कीमत को मान लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे कि माना एक मेज का मूल्य, ठीक है, तो हम एक मेज का मूल्य मान लेंगे, तो मान लेते हैं वो x रुपये। इसी तरीके से हम मान लेंगे एक कुर्सी का मूल्य, क्योंकि यहाँ मेज और कुर्सी खरीदी गई है तो एक कुर्सी का मूल्य। अगर कुछ और खरीदा जाता तो इसी प्रकार से एक एक का हम मान लेते ये x रुपये में एक मेज है और y रुपये में एक कुर्सी है। ये मूल्य हमने मान लिया। तो अब क्या बोला गया है, कितनी मेज ली गई है, 3 मेज और 5 कुर्सी। ठीक, तो इसका मतलब अब प्रश्न के अनुसार अगर हम लिखना चाहें तो प्रश्नानुसार अगर हम यहाँ पर लिखें ऐसे तो क्या बोलेंगे, बोला गया 3 मेज, तो एक मेज अगर x रुपए में है तो 3 मेज 3x रुपए में होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई एक चीज़ 5 रुपए की है तो 3 चीज़ें कितने की होंगी, तो 3 से गुणा कर देंगे, 15 रुपए की हो जाएगी, गुणाई करके तो मिलेगा। तो इसी प्रकार से अगर हमें एक चीज़ वस्तु की कीमत पता है तो कितनी भी वस्तु को की कीमत निकालने के लिए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 3 मेज है तो 3 गुणे x, एक मेज की कीमत x है तो 3x ऐसे बना दिया जाएगा। 3x लिखने का मतलब 3 गुणे x ही है, बीच में गुणा नहीं लगा है, आप गुणा का निशान ही मानेंगे। और 5 कुर्सियां यानी 3 मेज के साथ प्लस में 5 कुर्सियां यानी 5 कुर्सी भी ली गई हैं तो 5y। भाई एक कुर्सी का मूल्य y है तो 5 कुर्सी का मूल्य 5y हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 से गुणा कर देंगे। ये मिला करके देखिए, ये एक मेज की कीमत x थी तो 3 मेज की 3x प्लस साथ ही साथ में 5 कुर्सियां भी ली गई तो एक कुर्सी का मूल्य y है तो 5 कुर्सी का 5y। ये सब मिला करके कितने का है, ये सब मिला करके 1000 रुपए का है। देखिए ये पहली कंडीशन है तो इस बराबर 1000 रख देंगे। ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अब देखिए, अब आगे बोला गया है, फिर अगली लाइन में देखिए 5 मेज और 2 कुर्सी का मूल्य 970। इस बार मेज 5 है तो एक मेज x की तो 5 मेज 5x हो जाएगा। भाई एक मेज का हमने x ये माना ही है तो 5 मेज का 5x, और साथ ही साथ 5 मेज के साथ प्लस में और क्या, 2 कुर्सी। इस बार कुर्सियां केवल 2 हैं तो 2y हो जाएगा। भाई एक कुर्सी का मूल्य y तो 2 कुर्सी का 2y। ये मिला करके 970 रुपए का पड़ा है। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। भाई देखिए बोला गया ना ये 970 का, तो अलग अलग एक एक कुर्सी और एक एक मेज का मूल्य बताना। ठीक, अब इन दोनों समीकरण, अब आपके सामने जो समीकरण है इनको आप सरल करना पहले ही सीख चुके हैं। आपको मालूम है कि दोनों समीकरणों में हम x और y में अगर विलोपन विधि से करें तो या तो x बराबर होना चाहिए या y बराबर होना चाहिए, तभी हम उनको जोड़ें या घटाएं तो फिर ये सॉल्व हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें मान लीजिए कि हमको यहाँ पर y बराबर करना है तो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में, ये देखिए ये समीकरण 2 है, पूरे समीकरण में भाई 5 और 2, यहाँ 5y यहाँ 2y, तो 5 और 2 का लासा क्या होता है 10। इसमें अगर हम 5 से गुणा कर दे दूसरे समीकरण में, और पहले वाले समीकरण में अगर हम y वाले, क्योंकि हम एक को टारगेट करते हैं, या तो y या तो x है ना, तो यहाँ पर 5y से 10y बनाने के लिए 2 से गुणा कर सकते हैं।
तो जैसे ही आप ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, पहला समीकरण में, पूरे समीकरण में 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 तिहाई 6x, फिर प्लस 2 का 5 से 2 पंचे 10, ये 10y बराबर इधर भी 2 से होगा, तो ये हो जाएगा 2000। ये समीकरण बनके ये वाला समीकरण ऐसा हो गया। और दूसरे समीकरण में 5 से गुणा होगा तो 25x, भाई 5 का इसमें, फिर प्लस 5 का 2 से फिर से यहाँ 10y बराबर 5 का इससे गुणा होगा तो 0 तो ऐसे ही रहेगा, 5 सत्ते 35 के 5, 3 हासिल लगा, 5 9 45, 3 48, ये आपका हो गया। ठीक है, इस तरीके से गुणा होकर के समीकरण बन गए। अब हम इन समीकरणों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, y बराबर हो गया तो y को हटाना होगा, विलोपन विधि, विलोप करना होगा यानी इनको गायब करना होगा। ये हटेंगे कब, दोनों प्लस में है तो घटाने पर। जब हम इन समीकरणों को घटाएंगे, घटाने पर ही हटेंगे। जब समान चिन्ह होता है तो घटाया जाता है, घटाने पर नीचे के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। ये मैंने सिखाया। जिन लोगों को इसमें समस्या हो रही हो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब समझ आ जाएगा। ठीक, तो ये हट जाएगा भाई, ये प्लस का 10 और ये माइनस हो गया, चिन्ह बदल जाते हैं ना घटाने पर नीचे वाले। यहाँ पर देखिए माइनस का 25, ये 25 माइनस का और प्लस का 6x, तो 25x में 6x माइनस होगा तो क्या आएगा, 25x में से 6x माइनस होगा तो आएगा 19, 19x वो भी माइनस का, क्योंकि ये बड़ी संख्या के आगे माइनस। और इधर फिर क्या होगा, 48 50 में 2000 को माइनस करना पड़ेगा तो ये 28 50 बचेगा, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ी संख्या ये है ना, 2000 हटा देंगे। इस तरीके से अब देखिए आपके सामने माइनस इधर से कट जाएगा। x बराबर निकालेंगे तो 2850 के नीचे 19 बटे में आ जाएगा। ठीक है, 19 से अब इसको भाग कर दीजिए, 19 से भाग करेंगे तो 19 एक कम 19, 9 बचा 95, 19 बचे 95 और 0 यानी x बराबर 150। इसका मतलब 150 आ गया ये काटने पर 19 से। x क्या था, x था मेज, यानी मेज, एक मेज की कीमत 150 रुपए, एक मेज 150 रुपए की है। अब ये x का मान आप रख देते हैं, आपको मालूम है कि हम x का मान किसी भी समीकरण में रखते हैं, तो मान लेते हैं x का मान हम समीकरण 2 में या 1 में चलिए रख देते हैं। समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखने पर जब समीकरण 1 में रखेंगे तो वो है 3x प्लस 5y बराबर 1000। इसी के सामने हम देखेंगे x की जगह 150 रखेंगे तो ये 3 गुणे 150 देखिए यहाँ पर x की जगह, प्लस 5y ऐसे ही रहने देंगे बराबर 1000। इसी के आगे फिर देख लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 15 या 45 ही हो गया 450, भाई 150 को 300 गुणा करेंगे 450, प्लस 5y बराबर 1000। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका ये 450 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 5y बराबर 1000 में से ये 450 माइनस होगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर माइनस हो जाएगा। अब आप देखिए 1000 में से इसको माइनस करेंगे, यहीं पर आगे देख लेते हैं, तो 5y इधर तो ऐसे ही रखेंगे बराबर 1000 में 450 माइनस होगा तो 550 आएगा, 550। इसी प्रकार से जब आप y निकालेंगे तो भाई 5 ये बटे में हो जाएगा, तो 550 तो है इसके नीचे बटे 5, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5 यानी कि 110 रुपए। तो आप देख रहे हैं y बराबर आ गया 110। तो इसका मतलब हुआ x यानी कि जो मेज की कीमत है वो 150 रुपए हर एक मेज की है, और ये जो कुर्सी की कीमत है वो 110 रुपए है। इस प्रकार से एक मेज और एक कुर्सी का मूल्य निकल के आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे इन समीकरणों को सरल किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे अच्छे से। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ऐसे ही आपको इन प्रश्नों को सरल करना होता है। आप लोग बस ढंग से सीखिए। जिन लोगों को बेसिक्स न मालूम हो वो पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देख लें। युगपत समीकरण का पार्ट 1 पार्ट 2 देखेंगे तो उनको ये सारे बेसिक्स आ जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं और इक्वेशन को फॉर्म करना, ये सब तो यहाँ पर मैं सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ठीक है, अब चलिए 700 को दो भाग में बांटना है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर भी आपको समीकरण बनाना पड़ेगा। माना पहला भाग, तो हम ये मानते हैं कि भाई पहला भाग उसका x है, और इसी प्रकार से दूसरा भाग मान लेते हैं कि माना दूसरा भाग y है। ठीक, और दोनों भाग किसके हैं, 700 के ही तो हैं। तो आप अपनी तरफ से एक बात लिख सकते हैं कि इन दोनों भागों को अगर जोड़ें तो 700 के बराबर ही होगा। भाई आपने ये माना है ना कि 700 को दो भागों में तोड़ा, जैसे मान लीजिए 200 और 500 या 300 और 400।
संख्याएं तो हमें मालूम नहीं क्या होगा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे जो इस प्रश्न में है वही आंसर आएगा। लेकिन हमें दो भागों में तोड़ना था, तो हमने दो भाग x और y माने, तभी वो x और y में युगपत समीकरण बनेगा, क्योंकि इन दोनों भागों को मिला करके होगा तो 700 ही। तो ये समीकरण में ऐसा नहीं बोला गया कि दोनों भागों का योगफल 700, ऐसा बोला नहीं गया, लेकिन फिर भी हमने ये समीकरण अपनी तरफ से लिख लिया, क्योंकि वास्तव में x और y 700 के ही दो भाग हैं जो हमने माना है, पहला भाग दूसरा भाग, तो इन दोनों भागों का योगफल अपने आप 700 ही होगा, क्योंकि 700 को ही तो अल्टीमेटली हमने डिवाइड करना है। ठीक है, ये पहली इक्वेशन तो ऐसे ही बन गई, 700 को ही डिवाइड करने से बन गई। आगे की शर्त यहाँ दी गई, इसका प्रयोग करेंगे। इसमें बोला गया है कि ऐसे बांटिए कि एक भाग का 40%। आप देखिए एक भाग ये x है, जैसे समीकरण जैसे प्रश्न कह रहा है उसी प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि एक भाग का 40%, यानी कि x का, मान लेते हैं x का 40, जैसा बोला वैसा लिखते हैं। एक भाग यानी पहले भाग का 40% बराबर है किसके, दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक, यानी एक भाग का 40% बराबर दूसरे भाग का 60% से 80 अधिक। यही तो बोला, देखिए जो बोला है पहले हमने लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब इसको देखेंगे हम समीकरण में मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक, गणितीय रूप में लिखेंगे। कैसे, x का मतलब गुणा होता है 40%, प्रतिशत जिसके साथ होता है उसके नीचे बटे 100 आता है, बराबर y का 60% मतलब y गुणे का की जगह गुणा 60% प्रतिशत वाली संख्या के नीचे बटे 100 आ जाता है, से 80 अधिक, अधिक का मतलब प्लस, कितना अधिक, 80। बस अब आपने देखा कि मैंने इस गणितीय रूप में इसी स्टेटमेंट को जो ये था, जो कहा गया था, उसको गणितीय रूप में लिख दिया। अब हम इसको बस केवल समीकरण बना देंगे। तो एक एक जीरो कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो आप देख रहे हैं 2 और x का गुणा हो जाएगा, ऊपर 2x बटे 5, इधर ये बचा, इधर एक एक जीरो कटा, 2 से काटेंगे 3 और 2 पंचे 10, यहाँ पर बचा 3y, 3 और y का ऊपर गुणा, 3y बटे 5 प्लस 80, इधर प्लस 80। अब इससे समीकरण तैयार हो जाएगा हमारा। इसको इधर x और y वाले एक तरफ लिख लेते हैं, तो 2x बटे 5 माइनस हो जाएगा, ये चीज़ इधर आएगा 3y बटे 5, तो माइनस हो जाएगा 3y बटे 5 बराबर इधर 80 केवल बचेगा, क्योंकि हम इसको इधर ले आए हैं। बटे 5 यहाँ भी, बटे 5 यहाँ भी, तो इकट्ठा लिख सकते हैं 2x माइनस 3y बटे 5 बराबर 80। ये 80 बटे में उधर जाएगा, तो ये 5 बटे में है तो 80 के साथ गुणे में हो जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर 80 से गुणा होगा तो 8 पंचे 40, 400 हो जाएगा। ये समीकरण 2 तैयार हुआ। आपने देखा यहाँ से समीकरण 2 तैयार हो गया है और यहाँ से समीकरण 1 ऊपर बना हुआ है। अब हम इस बीच की प्रक्रिया को हटाएंगे ताकि जगह हो जाए, और फिर हम दोनों समीकरणों को सरल करेंगे बस। तो चलिए देखते हैं, मैं बीच वाले भाग को हटा देता हूँ, ठीक है। आप ध्यान देते रहिए, ध्यान से सीखते रहिए और वीडियोस को शेयर भी करते रहिए लगातार। देखिए ये इक्वेशन हम ऊपर नोट कर लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 400। ये समीकरण 2 बना, ठीक। कैसे बना ये आपने देख ही लिया। अब हम इनको केवल सॉल्व करेंगे। तो आपको मालूम है कि अगर हमें इसमें कुछ एलिमिनेट करना है तो हमें बराबर भी करना होता है। तो अगर हम x को सपोज गायब करना चाहें तो x बराबर करेंगे, y को गायब करना चाहें तो y बराबर करना पड़ेगा पहले। तो हम मान के चलते हैं, चलिए ये प्लस का ये माइनस का, y को ही बराबर कर लेते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमें समीकरण 1 में कितने से 3y, इसको y को 3y बनाएंगे क्योंकि नीचे 3y है, तो 3 से गुणा करने पर हमें वास्तव में y को बराबर करना है, लेकिन हम गुणा पूरे समीकरण में करते हैं, ये रूल होता है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर जैसे आप गुणा करेंगे वो समीकरण बदल जाएगा। 3x पूरे समीकरण में 3 से गुणा होगा, 3x प्लस 3y, यहाँ भी 3 से गुणा और इधर भी 3 से गुणा, तो 3 सत्ते 2100। ये पहला समीकरण 3 से गुणा होने के बाद ये बदल गया। अब हम दूसरे समीकरण को इसके नीचे लिखते हैं और देखेंगे कि ये कैसे सरल होगा। अब देखिए इसको सरल करने के लिए, क्योंकि ये प्लस का 3y, ये माइनस का 2 विपरीत चिन्ह है, तो जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर नीचे के पदों में कोई चिन्ह बदलता नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये प्लस का माइनस का कट गया, 3 और 2 5x हो गया, बराबर इस तरफ जोड़ेंगे तो ये 2500 हो जाएगा भाई, 2100, 400 जुड़ के 2500, x बराबर ये 2500 और बटे में ये 5 आ जाएगा इधर, 5 25 और 2 जीरो यानी कि ये 500।
x का मान तो 500 आ गया। अब x 500 आया है, दोनों भाग 700 है, तो y 200 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इस x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही हम ये मान रखेंगे तुरंत हमें y का मान मिल जाएगा, और वो था समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 700। x की जगह रखना है 500 प्लस ये y बराबर 700। ये 500 उधर घट जाएगा तो ये 700 में उस तरफ माइनस हो जाएगा, तो आप देखेंगे y बराबर आ गया 200। इस प्रकार से आप प्रश्नों को सरल करेंगे। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही आपको सॉल्व करना होगा। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और 500 और 200 का योगफल 700 भी हो रहा है, यानी कि ये हमारा सही है, क्वेश्चन बिल्कुल सही लगा है। ठीक, आई थिंक आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से आ गया होगा। आप लोग बस वीडियोस को शेयर करते रहिए, लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए कंटिन्यूटी से। बाकी पढ़ाई आपकी जारी है, अध्ययन कार्य करिए, सीखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। दो संख्याएं हैं तो भाई ऐसे ही करेंगे, माना पहली संख्या। जब दो संख्याएं हैं तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं, पहली संख्या को x, और इसी तरीके से हम दूसरी संख्या को y मान लेते हैं। ये काम तो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं। अब जैसा जैसा कहा गया वैसा काम करेंगे। दो संख्याओं का योग, क्या बोला गया देखिए ध्यान से, दो संख्याओं का योग। अब जैसा कहा है दो संख्याएं हैं, दोनों का योग हमने जोड़ दिया। देखिए दो संख्याओं का योग क्या है, छोटी संख्या के 3 गुने। अब मान लीजिए कि ये वाली जो पहली संख्या है ये छोटी है, मैं मान लेता हूं कि ये वाली छोटी है और ये वाली बड़ी संख्या है, मैं ऐसा मान लेता हूं। यहां पहले लिख लीजिएगा, माना छोटी संख्या बड़ी संख्या, पहली दूसरी की जगह छोटी और बड़ी लिख लीजिएगा बस। तो दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से, दोनों संख्याओं का योग बराबर किसके है, छोटी संख्या के 3 गुने। छोटी संख्या ये, इसका 3 गुना मतलब 3x, 3 गुने से 3 अधिक, 3 गुने से लिख देते हैं एक बार, 3 अधिक, यही तो बोला है। अब आप ध्यान दीजिए, बोला है कि दोनों संख्याओं का योगफल बराबर छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, तो इसका मतलब हुआ ये x प्लस वाई बराबर 3x से 3 अधिक मतलब +3, ऐसे लिख दीजिए। अब ये x और x एक तरफ करेंगे, x इधर है ही है, ये 3x को भी इधर x के साथ ले आएंगे और ये प्लस का y बराबर 3। ठीक, या ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए ठीक है। यहाँ पर आया आपका -2x प्लस का y बराबर 3। भाई प्लस माइनस माइनस होगा, 3x में से x जाएगा 2x, लेकिन बड़ी संख्या ये है तो -2x प्लस वाई बराबर 3। पहला समीकरण बन गया। अब आगे क्या बोला गया, आगे भी बोला गया है कि दोनों का अंतर 5 है। ये भी बताया गया कि उन दोनों संख्याओं का अंतर का कैसे लिया जाता, बड़ी संख्या से छोटे को घटा के। इसका मतलब कि y माइनस एक्स, वाई और x यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएं तो अंतर ही मिलेगा, और ये 5 है, तो ये दूसरा समीकरण बन गया। ठीक है, दोनों समीकरण बन गए। अब दोनों समीकरण आपके सामने है, ठीक है। इसको आप बिल्कुल, आप देखिए y यहाँ भी प्लस का, यहाँ भी प्लस का, y ऐसे बराबर है भी तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे आगे पीछे इसको सही -x प्लस वाई भी लिख सकते हैं ना भाई। देखिए y माइनस एक्स को चिन्हों के साथ अगर मैं चाहूँ तो आगे -x प्लस वाई लिख दूँ, जैसे ये है वैसे ये भी हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस का इधर और प्लस का y, ये वही है, y माइनस एक्स ही है, बस आगे पीछे लिख दिया मैंने, क्योंकि इसके साथ बिल्कुल वैसे ऊपर नीचे सेट बैठे। अब देखिए इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर y बराबर तो है लेकिन चिन्ह दोनों के समान है, प्लस है, तो इसलिए इनको घटाया जाएगा इन समीकरणों को घटाने पर। और घटाने पर रूल होता है नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्ह बदल जाते हैं। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, इससे y कटेगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, और यहाँ देखिए ये प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का ही x बचेगा, क्योंकि 2x में से एक x जाएगा तो -x। ये भी प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस का 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस है। अब ये माइनस इधर भी, ये माइनस इधर भी, तो x बराबर तो 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, तो मान लीजिए कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है, यही -x प्लस वाई, चाहे ऐसे कहिए या पहले जो लिया था y माइनस एक्स बराबर 5 वो ले लीजिए, ऐसे y माइनस एक्स बराबर 5, ये एक ही बात तो है। अब यहाँ पर देखिए x की जगह 2 है
तो y माइनस 2 बराबर 5, तो y बराबर माइनस 2 उधर जाएगा तो 5 के साथ प्लस हो जाएगा जो कि आ जाएगा 7। तो आप देख रहे हैं y बराबर 7 और x बराबर कितना था 2। ठीक, ये आपके आंसर निकल गए। अब आप खुद से चेक करना चाहे तो चेक करिए, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5 ही तो है, 7 में 2 घटेगा 5, और ये यहाँ बोला था दोनों संख्याओं का अंतर 5। इसका मतलब जो आपने सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है, लगाना है, आपको ध्यान देना है, चीज़ों को समझना है, आप अच्छे से कर पाएंगे। प्रश्नों को बस आप ध्यान से प्रैक्टिस करिए और ढंग से देखिए, सीखिए कि वो प्रश्न बोला क्या जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि एक और पार्ट में कुछ ऐसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करा दिए जाएं ताकि आपके डाउट सारे क्लियर हो जाए और भी जो टाइप के प्रश्न है वो सम्मिलित हो सके। ठीक है, बाकी मैंने सारे पिछले साल में जितने भी प्रश्न आपके पूछे गए 2017, 18, 19 सारे पेपर सॉल्व करके कराए हुए हैं। जो जो प्रश्न पूछे गए एक एक प्रश्न कराया है, 4 से 5 मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छे से चीज़ें आपको मैंने करा दी, आप उसको ढंग से प्रैक्टिस करिए। अगला लास्ट क्वेश्चन ये है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दे तो नई भिन्न का मान 1/5 हो जाता है। देखिए, जब भी भिन्न वाले क्वेश्चन आए तो भिन्न में दो ही चीजें, कोई भिन्न कैसे होती है, ऊपर अंश नीचे हर, ऐसे x/y, इस रूप में कुछ भी, जैसे 2/5 लिखा है तो ये एक भिन्न है, ये अंश है और ये हर है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। ठीक है, कोई भी संख्या इस रूप में, जैसे 7/11, तो इसका मतलब ये 7 उसका अंश है और 11 उसका हर है। तो कोई भी भिन्न हमेशा अंश बटे हर के रूप में होती है। तो इसमें भिन्न वाले प्रश्नों में जब भी आए तो आपको अंश और हर मानना पड़ेगा। तो आप मान लीजिए कि माना, पहले देखिए इतना काम अपनी तरफ से करेंगे, माना अंश x है और इस भिन्न का हर y है, तो भिन्न अपने आप क्या हो जाएगी, भिन्न हमेशा होती ही है अंश बटा हर। भिन्न क्या होती है, अंश बटा हर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अंश कितना है इसका x और हर कितना है y। तो भिन्न, इतना काम तो आप अपनी तरफ से कर लेंगे। भिन्न वाले प्रश्नों में अंश मानेंगे, हर मानेंगे और भिन्न बना देंगे, क्योंकि हमें मालूम है भिन्न होती ही है अंश बटा हर के रूप में। अब देखिए, जैसा कहा है वैसा करेंगे। इसने कहा किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 घटा दें, तो यानी कि अंश में भी, यानी कि इस x में भी 1 घटाएं और बटा y में भी 1 घटाएं, अंश में भी 1 घटाएं और हर में भी 1 घटाएं, तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/5। देखिए, तो नई भिन्न 1/5 हो जाती है, साफ साफ बोला गया। तो इसी को सरल करेंगे तो पहला समीकरण बनेगा। अब देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब भी दो भिन्ने बराबर में हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है। 5 से इधर गुणा हो जाएगा, यानी 5 जाएगा गुणा हो जाएगा इसके साथ, x-1 के साथ, बराबर ये y-1 का गुणा इधर हो जाएगा इस 1 के साथ। तो 1 से गुणा करने के लिखने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए, 5 का कैसे गुणा करते हैं, इसका इससे भी होता है, इसका इससे भी होता है, तो 5x माइनस 5 बराबर, यहाँ 1 से गुणा करने की जरूरत ही नहीं, 1 से कुछ भी गुणा होता है तो वही रहता है, तो y-1 ही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब x और y जैसे समीकरण होते वैसे बनाइए। 5x, y को इधर ले आइए, -y हो जाएगा और इस संख्या को उधर पहुंचा दीजिए। -5 है, उधर पहले से -1 है और ये -5 उधर +5 हो जाएगा। तो बना क्या, 5x माइनस y बराबर प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस -5 में 1 जाएगा 4। ये समीकरण 1 बना। आपने देखा कि इससे एक समीकरण तो ये तैयार हुआ, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये पहला समीकरण आपका बन गया। अब अगली बात देखते हैं, फिर आगे बोला है, अब यदि उसके अंश और हर में 1 जोड़ दें, यानी भिन्न के, अगला शर्त है, ये दूसरी शर्त है। देखिए, पहली शर्त यहाँ थी, आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं दूसरी शर्त, और पहली शर्त यहाँ शुरू हुई थी, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है। 2 शर्तें थी इस प्रश्न में। दूसरी शर्त यह है कि उसके अंश और हर दोनों में 1 जोड़ दें। इस बार अंश में भी 1 जोड़ दें, x में भी, और हर y था इसमें भी 1 जोड़ दें, तो नई भिन्न क्या हो जाती है, तो नई भिन्न हो जाती है 1/3 बराबर 1/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई वही करिए, 3 इधर से गुणा हो जाएगा x + 1 से, और ये y+1 जो है ये जा करके इस इधर वाले 1 से गुणा हो जाएगा। कभी कभी ऐसे ही प्रश्न आता है तो बोलते हैं कि अंश में 2 जोड़ें, हर में 3 घटा दें, तो अंश में 2 जोड़ें, ऊपर +2 करके नीचे y में -3 कर दीजिए। पैटर्न यही रहता है, ठीक, वो कुछ भी बोले ऐसा पैटर्न यही रहेगा। अब आप देखिए, इसको जरा सॉल्व करिए, तो 3 का 1 से भी होगा, 3 का 1 से भी गुणा होगा, 3x + 3 = 3। इधर y 1 से गुणा है तो ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, बराबर। अब इसको x और y को अरेंज करिए, 3x यही है, y को इधर लाएंगे तो माइनस का y बराबर 1 इस तरफ है और ये +3 जो है ये -3 हो जाएगा।
तो इसको अगर आप फिर से यहाँ देखें तो क्या बनेगा, ये 3x है ही माइनस वाई बराबर, ये प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन माइनस का 2, तो ये समीकरण 2 बना। समीकरण 2 आपका यहाँ पर बना 3x माइनस वाई बराबर -2। अब हम इसको रफ करेंगे ताकि आप दोनों इक्वेशंस को ढंग से नोट कर लेंगे ऊपर। बाकी चीज़ें आप समझ ही गए कैसे ये इक्वेशन फॉर्म हुई हैं। देखिए नोट कर लेते हैं। पहला समीकरण आपका बन गया 5x माइनस वाई बराबर 4, और दूसरा समीकरण बना है 3x माइनस वाई बराबर -2। ये दो समीकरण तैयार हो गए, ठीक है। अब इनको हम सॉल्व करेंगे बस, और आंसर निकल आएगा। देखिए यहाँ से आप देखें तो y बराबर है, पहले से एक y यहाँ भी एक y नीचे भी, तो इसी को हटा लेते हैं, इसी को एलिमिनेट करते हैं, गायब करते हैं। तो दोनों के चिन्ह समान है, तो जब चिन्ह समान हो तो घटाया जाता है, यानी घटाने पर प्रक्रिया ये है, ये समीकरण दोनों घटाएंगे तो प्रक्रिया ये होती है कि नीचे वाले समीकरण के सभी पदों के चिन्हों को बदल दो। तो प्लस 3x है -3x हो जाएगा, ये माइनस का y है प्लस का y हो जाएगा, ये माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये रूल होता है, ठीक है। अब देखिए y माइनस का y प्लस का कट गया, यहाँ से देखिए 5x में 3x जाएगा, 2x बचेगा, यहाँ से देखिए 4 और प्लस 2 हो गया, अब 6 हो जाएगा। तो x बराबर 6/2, क्योंकि ये 2 गुणे में है। जब ऐसे होता है 2x 3x तो मतलब बीच में गुणा होता है। कभी भी ऐसे लिखा हो 3x तो आप अपने आप समझ जाइए कि 3 गुणे x। अगर कभी ऐसे 7y तो मतलब 7 गुणे y। ये चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं, ये सब आपको पहले से मैंने समझा रखा है, ठीक है। तो ये जो 2x/2 हो जाएगा, 2 × 2 2 × 6, यानी कि x बराबर 3। x तो 3 आ गया। अब इस x का मान कहीं भी रख दीजिए, जब एक मान आ जाता है तो उसका किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल समीकरण 1 में रख देते हैं। चलिए समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस वाई बराबर 4। तो इस बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का मान रखेंगे, तो 5 गुणे x की जगह 3 माइनस वाई बराबर 4, 15 हो जाएगा माइनस वाई, भाई 5 थे 15 माइनस वाई बराबर 4, 15 उधर जाएगा, ये माइनस का y बचेगा, 15 उधर जाके प्लस का 15 है उधर जाएगा, 4 पहले से है इधर जाएगा तो -15 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 15, माइनस का ये प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 15 में 4 गया 11, वो भी माइनस का बचेगा क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, फिर माइनस माइनस कट गया तो y बराबर 11, y 11 x 3 है ना। यहाँ से x बराबर 3 y बराबर 11। तो हमें बताना क्या था, वह भिन्न, आप भिन्न ज्ञात करिए। तो भिन्न क्या बनी थी, x/y। तो x की जगह 3 रख देंगे जो आया है, और y की जगह बटे में 11 रख देंगे, मतलब जो आपकी भिन्न हुई वो 3/11। इस प्रश्न का उत्तर है कि वह भिन्न बराबर 3/11। तो आई थिंक आप अब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, सीख गए होंगे कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था, कैसे सरल करना था। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को सीख गए हैं, और कैसे समीकरण बनाए जाएंगे इसको भी आप अच्छे से देखेंगे तो समझ जाएंगे। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर करते रहिए, कंटिन्यूटी से पढ़ते रहिए। आपका एग्ज़ाम आने तक आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। स्पेशली 4th सेमेस्टर 3rd सेमेस्टर के कोर्सेज़ को तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत से बच्चे चैनल पे प्लेलिस्ट में नहीं खोज पाते हैं। आप प्लेलिस्ट देखिए, ऑप्शन उसमें होता है प्लेलिस्ट का, जब आप यूट्यूब चैनल पे जाते हैं किसी भी, तो उसमें वीडियोज़ होम प्लेलिस्ट ऐसे लिखा होता है। तो आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें कैटेगरी वाइज सारे सेमेस्टर के अलग अलग वीडियोज़ हैं, एग्ज़ाम स्पेशल क्लासेज अलग है, चैप्टर वाइज क्लासेज अलग है। उसमें आप अपने काम की क्लासेज इकट्ठे पा जाएंगे और उसको अध्ययन करिए, पढ़िए। बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं और मैं उनको लिंक भेजता हूं तब वो ढूंढ पाते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए, पढ़िए, सीखिए, आगे बढ़िए, वीडियोज़ को शेयर करिए, लगातार लोगों तक पहुँचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।